सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैं पलटकर अपनी रिहायशगाह की सिमत कदम उठाने लगा। मेरे जहन में उस बूढ़े की बातें गूंज रही थीं। उसने मुझको किसी चमार से दोस्ती गांठने का मशवरा दिया था और किसी चिड़िया की आज़ादी की इत्तला भी थी। मैंने इस बात पर बहुत गौर किया, लेकिन कोई आखिरी नतीजा अखज़ ना कर सका। उसकी बातें मैंने खेज थी, लेकिन मैं उनकी बारीकियों को समझने से कासर रहा। दूसरे दिन मैं सुबह अपने दफ्तर में बैठा मसरूफ़े कार था कि दोपहर के वक्त एएसआई राम दयाल ने मेरे कमरे में कदम रखकर सैल्यूट किया। फिर मेरे इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। कोई खास वजह मैंने उसके आने का सबब मालूम किया। आज जमुना वाले केस की पेशी थी सर, क्या फैसला हुआ? मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। मुंशी प्रेमचंद्र की मौत और अदम सबूत की वजह से केस खारिज कर दिया गया। अदम सबूत से आपकी क्या मुराद है? मैंने तेजी से पूछा कि आपने दोनों गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया था सर, लेकिन उन दोनों ने अपने तहरीरी बयान से इनकार कर दिया। क्या मतलब? गवाहों का कहना है कि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र के ज़ैर असर होने की वजह से ज़बरदस्ती बयान दिया था, वरना उन्होंने जमुना को अंजमानी की जेब काटते हुए नहीं देखा था। राम दयाल ने सपाट लहजे में जवाब दिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो कानून का मुहाफ़िज होने के बावजूद जमुना के छूट जाने पर बड़ा मुतमईन नजर आ रहा था। ऑल राइट, मैंने खुश्क आवाज़ में कहा, आप जा सकते हैं। मेरा जवाब सुनकर राम दयाल खामोशी से उठा और सैल्यूट करके दफ्तर से बाहर चला गया। इस वक्त मेरे हाथ में एक पेंसिल मौजूद थी। जमुना की आज़ादी की इत्तला सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी को जोर से भींचा कि पेंसिल 2 टुकड़ों में मुंसकिम हो गई और उसके साथ ही बूढ़े के अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। पिंजरे की तरफ भी एक नज़र देख ले, चिड़िया आज़ाद हो गई है। जब से मैं रूपनगर आया था, उसके 2 माह बाद ही से वालदा का फ़ोन पर इसरार बढ़ता जा रहा था कि मैं 2-4 रोज़ की छुट्टी लेकर उनसे मिलने जाऊं, लेकिन 1-2 बार वालिद साहब ने भी इसी किस्म की बात कही थी। ओम प्रकाश की फाइल मेरे सेफ में बंद थी। मुंशी प्रेमचंद्र जमुना की बददुआ का शिकार होकर मर गया था। जमुना को जीभ काटने वाले केस से बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया गया। इस केस के दोनों गवाह मुनहरफ हो गए थे। फिर बूढ़े से मेरी मुलाकात और उस पुर इसरार बातों ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा रखा था। चुनाचा मैंने 2 रोज़ की छुट्टी ली और वालदा से मिलने घर चला गया। वालिद साहब ने मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक मुझसे रूपनगर के हालात के बारे में दरियाफ़त किया, लेकिन मैंने अपनी किसी बात का आगाह करना मुनासिब नहीं समझा, वरना अगर बात वालदा के कानों तक पहुंच जाती तो शायद वो मुझे वापस मुलाजमत पर जाने की इजाज़त भी ना देते। रूपनगर से चलते वक्त मैंने खास तौर पर अंकल धर्म से भी यही दरख्वास्त की थी कि उनके वालिद साहब से फ़ोन पर गुफ्तगू हो तो मुझे पेश आने वाले हालात से आगाह ना रखें। एक रोज़ सुकून से गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन रात के खाने के बाद जब सब लोग साथ बैठे तो मेरी वालदा ने रूपनगर में मेरी तैनाती के बारे में जिक्र छेड़ा। मैं यहाँ ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे परनाना बहुत बड़े बुजुर्ग थे। हर चंद के उनके इंतकाल को एक तवील अरसा गुजर गया था, लेकिन मेरी वालदा रूहानी तौर पर उनसे इस कदर वाबस्ता थी कि उनका जिक्र हमेशा होता रहता। बहरहाल इस वक्त हम सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। शहबाज बेटे, तुम्हें रूपनगर में किसी किस्म की कोई तकलीफ या परेशानी तो लाहक नहीं? वालिद साहब ने पूछा। जी नहीं, मैंने वालदा की मौजूदगी के सबब ख़ास तौर पर बड़े इत्मीनान और सुकून का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया। रूपनगर हर एतबार से एक खूबसूरत जगह है। मुझे वहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, हर किस्म का आराम और आसाइश हासिल है। फिर ख़ास तौर से अंकल धर्मदास मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। छोटी जगह है, इसलिए मेरी इज्जत भी बहुत की जाती है। ये ओम प्रकाश का क्या किस्सा है? वालिद साहब ने पूछा। तो मैं एकदम लम्हे को चौंका, फिर जल्दी से बात टालने को कहा। ये मेरे ज़माने का नहीं, बल्कि बहुत पुराना केस है। मुझे मालूम है, वालिद साहब ने मेरी बात की तायद करते हुए कहा, लेकिन जो मुझे इत्तला मिली है उसके मुताबिक पटवारी ओम प्रकाश की मौत
इंतहाई पुरअसरार तौर पर वाक़या हुई और आज तक कातिल या कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल सका। आपकी इत्तला दुरुस्त है, लेकिन वो केस अब फाइल हो चुका है। अच्छा हुआ, वालिद साहब ने सुकून का सांस लिया, फिर थोड़े तवक्कुफ से बोले, इस किस्म के पेचीदा वारदातों में ज्यादा मुलव्वस होने की कोशिश कभी ना करना, वरना बिला वजह बनी बनाई साख खतरे में पड़ जाती है। ये आप कह रहे हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। आपने तो मुझे पहले ये मशवरा दिया था कि कानूनी तकाज़ों को हर कीमत पर पूरा करना एक अच्छे और फर्जशनास पुलिस अफसर का काम है। अब भी मेरा यही मशवरा है, लेकिन बाद हालात ऐसे पेचीदा और पुरअसरार होते हैं जिनसे दामन बचाना भी अशद जरूरी होता है। वालिद साहब ने संजीदगी से कहा, अब तुम ओम प्रकाश की मौत ही को ले लो। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो कि कोई कच्चा धागा किसी इंसान के पूरे जिस्म का खून पी सकता है? हो सकता है असलियत कुछ और हो। मैंने वालिदा को चौंकते देखकर जल्दी से बात बनाई। ये भी मुमकिन है कि ओम प्रकाश का कातिल पुलिस की निगाहों में आ चुका हो, लेकिन उसे किसी खास बिना पर बचाने की खातिर खून में लुथड़ा हुआ धागा लाश के करीब डालकर उसे पुरअसरार बनाने की कोशिश की गई हो। मुझसे पहले जो अफसर वहां तैनात था, उसकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। किसी अहम वारदात के कागजात में उल्ट फेर करने की वजह से ही उसका ट्रांसफर रूपनगर से हुआ था। बहरहाल ये मत भूलना कि तुम रिटायर्ड DIG नादर खान की औलाद हो और तुम्हारी रगों में एक मुअज़्ज़ज़ पठान घराने का खून गर्दिश कर रहा है। वालिद साहब ने ठोस लहजे में तलकीन की। दौलत में बड़ी कशिश होती है। मुफ्त में बैठे बैठाए कागजात में मामूली सी रद्द बदल के इवत अगर लाखों की आफर मिले तो बेशतर लोगों की राल टपकने लगती है, लेकिन एक बार अगर इंसान के कदम लड़खड़ा जाएं तो फिर उसका संभालना मुश्किल होता है। शेर की मिसाल ले लो। हर शेर आदम खेर नहीं होता, बल्कि मेरे तजर्बे के मुताबिक शेर जंगल का बादशाह होने के बावजूद इंसानों के साथ बड़ी मफाहमत से काम लेता है। लेकिन जब ना तजर्बेकार शिकारी अनारीपन का मुजाहरा करके शेर को जख्मी कर देते हैं, तो वो अपने जख्म को भरने की खातिर जुबान उस जख्म को चाटता है, फिर उसके मुंह को खून लग जाता है और वो आदमखोर बन जाता है। ईमानदारी और बेईमानी के दरमियान भी यही फर्क है। लालच और दौलत की हवस इंसान को घन बनकर अंदर ही अंदर चाट जाती है। हर शख्स ताकतवर बनने के ख्वाब जरूर देखता है और इसी ख्वाब की तकमील की खातिर वो मालो जर के सुनहरे जाल में फंस जाता है। पुलिस के महकमे इस किस्म के मौका चौंका ज्यादा मुयस्सर आते हैं, इसलिए एक दयानतदार अफसर को हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। अब इन नसीहतों से क्या फायदा? मेरी वालिदा ने वालिद को घूरते हुए कहा, जब मैंने पुलिस की मुलाजमत की मुखालफत की थी तो तुमने शहबाज को इसी बात पर उकसाया था कि पुलिस की मुलाजमत ही की जाए। मैं अब भी यही कहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। वालिदा ने बात काटते हुए कहा, या तो तुम रूपनगर से शहबाज का तबादला कहीं और करा दो या फिर मुलाजमत से इस्तीफा दिलवा दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी इज्जत और वकार जिसमें हर वक्त जान को खतरा लगा रहे। रूपनगर पर ही क्या मुनहसर है अम्मी हजूर? मैंने जल्दी से कहा, खतरा तो किसी भी वक्त किसी मुलाजमत में भी पेश आ सकते हैं। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। वालिदा ने बड़े संजीदगी से कहा, अगर तुम्हें पुलिस ही की मुलाजमत करनी है तो फिर रूपनगर से तबादला करवा लो। क्यों? मेरी वालिदा ने तबे जुबान में पूछा कि आपको बैठे बैठाए रूपनगर से क्या बैर हो गया? जब से तुमने रूपनगर में अपने ओहदे का चार्ज लिया है, मैं बड़े अब्बा को कई बार ख्वाब में देख चुकी हूँ। वालिदा ने वालिद साहब के सवाल को नजरअंदाज करते हुए बराह रास्त मुझे मुखातब किया। बड़े अब्बा मुझे हर बार परेशान से नजर आए। उन्होंने दबी जुबान में तुम्हारे लिए इस बात का ख्याल भी जाहिर किया था कि तुम्हें फौरी तौर पर रूपनगर से हटा लिया जाए। प्लीज अम्मी, मैंने अपने अंदर के तजस्सुस को छुपाते हुए कहा, ख्वाब की बातों में कोई हकीकत नहीं होती। खबरदार जो तूने बड़े अब्बा की शान में कोई नाजीबा बात की। वालिदा ने मुझे सरजंश की। आपके बड़े अब्बा ने शहबाज के सिलसिले में किसी खतरे का इजहार किया है। वालिद साहब ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, पहले वादा करो कि तुम इन बातों का मजाक नहीं उड़ाओगे। ये ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आ गया जबकि मैंने हमेशा तुम्हारे अब्बा की बुजुर्गी का एतराफ़ किया है? वालिद साहब बोले, मैंने हमेशा उनकी इज्जत और एहतराम भी किया है। बिलाशुबा वो एक पहुंचे हुए बुजुर्ग थे और उनकी रूहानी कुव्वतें भी उन्हें हासिल थी। बताइए न अम्मी हजूर, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा, आपके बड़े अब्बा ने मेरे बारे में क्या अजहार किया है? उनका इशारा ये मिला है कि रूपनगर की तैनाती तुम्हें रास्ते से भटका देगी। मैं समझा नहीं।
बड़े अब्बा ने ख्वाब में मुझे बताया है कि कुछ बदरूहें और गंदी कुव्वतें तुम्हारा ताकुब कर रही हैं, इसलिए वहां से तुम्हारा दूर रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। वालदा की बात सुनकर ना सिर्फ मैं बल्कि वालिद साहब भी चौंके थे। अपने परनाना के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। वो खुदा के बरगजीदा बंदे और उस पाए के बुजुर्गों में शुमार किए जाते थे जिनकी जुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज कभी गलत नहीं होता था। रूप के नगर के बारे में भी उन्होंने अम्मी को जो इशारा दिया था वो अपनी जगह दुरुस्त था, लेकिन मैं उन पुरइस्रार बातों को अपने लिए एक चैलेंज समझकर कबूल करने का तहैया कर चुका था। चुनाचा मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारे परनाना का साया हमारे सर पर है तो फिर मुझे किसी के डरने की क्या जरूरत है। ये बात अपनी जगह, लेकिन बुजुर्गों की बातों का ना मानना भी कोई दानिशमंदी नहीं है। ठीक है, मैंने बात खत्म करने की खातिर कहा, अगर आपका मशवरा यही है तो मैं रूपनगर से दूर रहूं तो मैं 1-2 माह बाद वहां से अपना तबादला किसी और जगह करवा लूंगा। 1-2 माह बाद भी वहां रहने की क्या जरूरत है? मुझे 1-2 जरूरी केस निपटाने हैं अम्मी हजूर, मैंने जिरा की। अगर मैंने उन केसेस को अधूरा छोड़ दिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। मैं तुम्हें सिर्फ 15-20 दिन की मोहलत दे सकती हूँ, अम्मी ने बेमुश्किल तमाम उलझते हुए कहा। उसके बाद या तो तुम मुलाजमत से मुस्तकिल तो हो जाओ या फिर किसी दूसरी जगह बदली करा लो। मैंने अम्मी को मुतमन्ने करने की खातिर बड़ी आदतमंदी से हामी भर ली, लेकिन मैं अंदर ही अंदर इस बात का मुतरफ भी था कि परनाना ने ख्वाब में जो इशारा किया था वो अपनी जगह 100% दुरुस्त था। मेरे वालिद साहब भी अम्मी की बातें सुनकर किसी सोच में डूबे नजर आए। चुनाचा माहौल पर सातारी संजीदगी को खत्म करने की खातिर मैंने गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। 2 रोज बाद जब मैं रूपनगर जाने को तैयार हुआ तो इस वक्त भी मेरी वालदा ने मुझसे इस बात का वादा किया कि मैं 15-20 रोज के अंदर अंदर रूपनगर को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दूं। वालिद साहब मुझे छोड़ने गाड़ी तक आए, फिर दबी जबान में नहायत संजीदगी से बोले, तुम्हारे नाना का शुमार बहुत पहुंचे हुए बुजुर्गों में होता था। अगर उनका सहारा तुम्हारी माँ को मिल चुका है तो फिर मैं भी तुमसे यही कहूंगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो रूपनगर से दूर हो जाओ। मैंने तुमसे पहले भी यही कहा था कि तुम्हारी पोस्टिंग से मैं कुछ ज्यादा खुश नहीं हूँ। रूपनगर के पुरइस्रार वाकयात के बहुत सारे ऐसे किस्से मशहूर हैं जिनको अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन ऐन शाहदों और पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्टों की रोशनी में उन्हें गलत भी नहीं कहा जा सकता। बेहतर है जो आपकी मर्जी होगी मैं उसी पर अमल करूंगा, मैंने वालिद साहब से कहा, फिर अपनी कार में बैठ गया। 8-9 घंटे की ड्राइविंग के बाद मैं रूपनगर पहुंचा तो बुरी तरह थका हुआ था। रात का खाना खाने के बाद मैं सोने के इरादे से लेटा ही था कि ACM राकेश वर्मा साहब का फोन आ गया। कुछ देर तक वो घर की खैरियत दरियाफ्त करते रहे, फिर बोले, मेरा ख्याल है कि तुमने ओम प्रकाश वाली फाइल स्टडी कर ली होगी। जी हाँ, मैंने धर्मदास के दिए हुए मशवरों के ऐन मुताबिक जवाब दिया। मैं दोबारा उसे देख चुका हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिससे नए सिरे से किसी तफ्तीश का आगाज किया जाए। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से सवाए वक़्त की बर्बादी के और कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मकसूल के वर्षा खासे देर तक पहुँच गए हैं। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम ऐसा करो कि 1-2 दिन में वो फाइल मुझे वापस कर दो, मैं उसे ऊपर वालों के हवाले कर देता हूँ, फिर वो जाने और उनका काम। बेहतर मैं पहली फुर्सत में उसे वापस लौटा दूंगा। फोन बंद करके मैं सोने के इरादे से लेटा तो अहमद अली मेरा सर दबाने बैठ गया। उसने मुझे गोदों में खिला रखा था, इसलिए अभी तक बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखता था। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन उसने जवाब में यही कहा कि आप सो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं उसकी दिल शक्नी नहीं चाहता था, इसलिए करवट बदल कर आंखें मूंद ली और इस वक्त दर हकीकत उसके सर दबाने से मुझे बड़ा सुकून और आराम मिल रहा था। मेरा जहन पर गनूदगी तारी होने लगी। फिर मैं पूरी तरह नींद से 2-4 भी नहीं होने पाया था कि मुझे सांप के फुंकारने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इस कदर साफ और वादे थी कि मैं उछल कर बैठ गया। कमरे में मेरे और अहमद अली के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। क्या बात है छोटे सरकार? अहमद अली ने मुझे हैरत से घूरते हुए पूछा। क्या तुमने किसी सांप के पुकारने की आवाज़ सुनी? सांप? अहमद अली तअज्जुब से चारों तरफ देखा, फिर बोला, यहाँ इस कमरे में भला सांप का क्या काम? आपको वहम हुआ होगा, हो सकता है ज्यादा थकन की वजह से। हाँ, हो सकता है। मैंने सरसरी नजरों से कमरे का जायजा लिया और फिर दोबारा लेट गया। मैंने आंखें दोबारा बंद कर ली, लेकिन सांपों के सरसराने और फुंकारने की आवाज़ें बदस्तूर मेरे कानों में गूंजती रहीं। अहमद अली मेरे करीब बैठा मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था और हौले हौले सर दबाया जा रहा था। मैं बहुत देर तक जागता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह मैं दफ्तर जाने के इरादे से तैयार हुआ तो हस्बे दस्तूर
मेरा उर्दली मोहनलाल गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा था। मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे अचानक ओम प्रकाश की फाइल याद आ गई। राकेश वर्मा की कचहरी मेरे दफ्तर के रास्ते में पड़ती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस फाइल को भी हाथों हाथ उनके हवाले करता जाऊं। चुनाचा मैं तेजी से वापस पलटा। अपने कमरे में आकर सेव खोला तो मैं बुखला कर रह गया। सैफ में इस फाइल के अलावा मेरी और भी बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी थीं। मुझे अच्छी तरह याद था, मैंने वो फाइल बड़ी एहतियात और राजदारी से उसी सेफ में रखी थी। लेकिन इस वक्त मुझे इस फाइल के सिवा तमाम दूसरी अशिया नज़र आ रही थी। सेफ के अलावा दूसरी अलमारी खोलकर उसके तमाम खाने भी अच्छी तरह देख डाले, लेकिन ओम प्रकाश वाली फाइल का कोई पता ना चला। मैं बुरी तरह बुखलाया हुआ था। राकेश वर्मा ने रात ही कहा था कि वो फाइल ऊपर वालों ने तलब की थी, और ऐसी सूरत में इस फाइल का गायब हो जाना मेरी मुलाजमत पर ना सिर्फ ये कि एक बदनुमा दाग बन सकता था, बल्कि मेरी जवाब तलबी भी हो सकती थी। मैं अहमद अली को छोड़ कर गया था। चुनाचा मैंने इससे भी पूछा कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने सेफ खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अहमद अली ने जो जवाब दिया उससे मुझे शर्मिंदगी भी हुई। जाते वक्त उस कमरे को बाहर से लॉक करके गया था, और वापसी के बाद मैंने खुद अपने हाथों से कबाबगाह का कफल तोड़ा था। मैं उसे चोरी की वारदात करार देने को तैयार नहीं था, इसलिए कि अगर वो किसी चोर का काम होता तो उसने पहली फुर्सत में सेफ में मौजूद कीमती अशिया पर हाथ साफ करने की कोशिश की होती। फाइल और उसमें मौजूद 10-12 कागजात से भला उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। फिर कमरे की बाकी तमाम चीजें भी अपनी अपनी जगह मौजूद थी। मैं बुरी तरह ज़हनी तौर पर उलझ रहा था कि फाइल की गुमशुदगी मुझे इस केस में बराह रास्त मुलव्वस भी कर सकती थी, इसलिए कि वह मेरी तहवील से गायब हुई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी गुमशुदगी के क्या वजूद राकेश वर्मा को मुतमिन कर सकती थी, और ऐसी सूरत में जबकि फाइल ऊपर वालों ने तलब की थी। इसका गायब हो जाना मेरे लिए बेशुमार परेशानियों का सबब भी बन सकता था। मेरे जहन में एक बार रात वाली सांप की फुंकार गूंजी, लेकिन मैंने इस ख्याल को दिल से झटक दिया। भला किसी सांप को एक फाइल से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। उस रोज मैं दिन भर दफ्तर में भी इसी फाइल के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहा। शाम को दफ्तर से वापस लौटकर मैंने हस्बे मामूल गुस्ल खाने करके लिबास तब्दील किया और बरामदे में आकर बैठ गया, जहां काफी के बर्तन पहले से सजे हुए थे। अहमद अली के साथ मोहनलाल भी वहां मौजूद देखकर मुझे हैरत हुई। आमतौर पर वो मुझे बाहर से ही नमस्ते करके लौट जाता था, लेकिन उस रोज अहमद अली के साथ वो तभी बरामदे में मौजूद था। क्या बात है मोहनलाल, मैंने दरियाफ्त किया। तुम घर नहीं गए? सरकार, वो हाथ जोड़कर बोला। मैं सारा दिन आपको दफ्तर में परेशान देखता रहा हूँ, लेकिन वहाँ कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए रुक गया था कि शायद ये सबक आपके किसी काम आ सके। नहीं, मैंने मोहनलाल को तहसीन अमीद नज़रों से देखते हुए कहा, तुम मेरी मौजूदा परेशानी में कोई मदद नहीं कर सकोगे। इंसान का दारू होता है। सरकार, मुझे अपने परेशानी का कारण बता दें। अगर ये सेवक आपके किसी काम आ सका तो उसे अपनी खुशकिस्मती समझेगा। मेरी एक फाइल गुम हो गई है, मैंने काफ़ी का घोंट लेते हुए कहा। अगर वो 1-2 रोज़ में ना मिली तो मेरी परेशानी बढ़ सकती है। अब बोलो, तुम मेरी इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हो? मैं अनपढ़ आदमी हूँ सरकार, भला किसी दफ्तरी फाइल के मामले में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, परंतु एक आदमी रूपनगर में ऐसा मौजूद है जो आपकी परेशानी दूर कर सकता है, लेकिन आप शायद उससे मिलना पसंद ना करें। कौन है वो आदमी? शंकर, मोहनलाल ने कुछ घबराए हुए लहजे में कहा। जंगल के करीब उसने अपना कच्चा पक्का मकान डाल रखा है, वहीं पड़ा रहता है, लेकिन है बहुत काम का आदमी। क्या मतलब? लोगों का ख्याल है सरकार कि वो सिफली के गंदे अमल का माहिर है, हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। जमुना से भी उसकी बहुत गाड़ी छिनती है, पर है जात का चमार। चमार? मैं चौंक पड़ा। मेरे जहन में फुटपाथ वाले बूढ़े के अल्फाज गूंज उठे। किसी चमार से दोस्ती गांठ ले, तेरे सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। आदमी कम ज़ात जरूर है सरकार, लेकिन एक बार मिल लेने से क्या जाता है? मोहनलाल ने कहा। आपके चरणों में बैठकर बात करेगा, और ना जाने क्यों मेरा मन यही कहता है कि वो आपकी सहायता कर सकता है। आगे आपकी जो आ गया। तुमने अभी कहा था कि उसकी और जमुना की दोस्ती भी है। मैंने मोहनलाल को घूरते हुए संजीदगी से दरियाफ्त किया। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था सरकार। मोहनलाल की बात सुनकर मेरे खून की गर्दश तेज हो गई। मैंने मुतअद्दिद अफराद से यह मालूम करने की कोशिश की थी कि वो किसी ऐसे आदमी का नाम बताएं जो गंदे अमल से भी वाकिफ हो और जमुना से मेल जोल भी रखता हो, लेकिन हर शख्स ने इसके जवाब से कतराने की कोशिश की थी। चुनांचे मोहनलाल की जुबान
से शंकर का नाम सुनकर मुझे अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आने लगी। मेरे लिए फाइल की दस्तयाबी का मसला भी दरपेश था, जिसका ना मिलने की सूरत में हालात कोई संगीन सूरत भी इख्तियार कर सकते थे। मोहनलाल, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम शंकर को कब से जानते हो? 10-12 साल से सरकार। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो सिफली इल्म का माहिर है? मैंने आंखों से कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन कानों से आवाज जरूर सुनी है कि वो जो चाहता है वो हो जाता है। मोहनलाल ने बड़ी सादगी से कहा, यही वजह है सरकार के रूपनगर के बड़े बड़े सेठ साहूकार भी उसके साए से डरते हैं। जमुना से उसके ताल्लुकात कब से हैं? ये भी बड़ी पुरानी बात है सरकार। मेरा ख्याल है कि वो कम जात शंकर ही के बल बोते पर सबसे सीना तान कर और गर्दन अकड़ अकड़ कर बात करती है। यही कारण तो है जो धन दौलत और असर सूख वाले भी उसे कमीनी के खिलाफ अदालत कचहरी करते हुए डरते हैं। मोहनलाल ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बड़ी वजनदार बात कही थी। मुंशी प्रेमचंद्र का ही मामला ले लीजिए। भला चंगा आदमी था, लेकिन उसके खिलाफ पर्ची कटवाते ही लोटपोट हो गया। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या शंकर का नाम ओम प्रकाश की पुर इसरार मौत के सिलसिले में भी लिया जा सकता है? मैं विश्वास से नहीं कह सकता सरकार, लेकिन हो भी सकता है। एक और बात, मैंने उसे घूरते हुए संजीदगी से पूछा, जब तुम्हें मालूम है कि शंकर अपने खिलाफ तमाम झूठ मिटाने की कुव्वत रखता है और दूसरे बड़े बड़े लोग भी उसका नाम ज़बान पर लाने से डरते हैं, तो तुमने इसका और जमुना का जिक्र खास तौर पर क्यों किया? मेरी जुबान पर आ गया, आपकी सेवा करते हुए अगर मुझे मौत भी आ गई तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएगा? क्यों नहीं सरकार, आप पूरे इलाके के मालिक हैं। आपका हुक्म सुनकर उसके अच्छे अच्छों को भी आना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा अंदाजा ठीक हो, लेकिन यह भी मुमकिन है मेरी जन्म से तलबगी का हुक्म सुनकर वो मेरे खिलाफ भी कोई गंदा अमल शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा सरकार, मोहनलाल ने बड़े एतमाद लहजे में जवाब दिया। वो नीच जात का जरूर है, लेकिन उस वक्त तक किसी के खिलाफ अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करता जब तक कोई उसे कष्ट पहुंचाने की कोशिश ना करे। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है कि वो आ जाएगा तो इसी वक्त जाकर उससे साथ ले आओ। मैंने कहा, जो फाइल गुम हो गई है उसका मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। बदनामी हो आपके दुश्मनों की सरकार, आप तो बहुत बड़े अफसर हैं। वो उठते हुए बोला, मैं अभी जाता हूँ और शंकर को साथ लिए आता हूँ। मेरा मन कहता है कि वो आपकी सहायता अवश्य करेगा। मोहनलाल के जाने के बाद मैं अपने रोज़मर्रा के मामूल में मसरूफ़ हो गया। फिर कोई 2 घंटे बाद अहमद अली ने मुझे इतला दी कि मोहनलाल मेरे मतलूबा आदमी को साथ लेकर दरवाजे पर मौजूद है। मैंने उन्हें बाहर लाने पर बिठाने को कहा, फिर कुछ देर बाद बाहर गया तो मोहनलाल के साथ साथ शंकर भी उठ खड़ा हुआ। दोनों ने मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर मेरे सामने लान पर बैठ गए। मोहनलाल जिस शख्स को साथ लाया था वो दुबला पतला और दराज का था। सूरत शक्ल वाजबी सी थी, रंग काला था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे एक खास किस्म की चमक नजर आई। क्या तुम्हारा ही नाम शंकर है? मैंने बेद की कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। जी सरकार, शंकर आपके इसी सेवक का नाम है। उसने नाक में बोलने वाले अंदाज में बड़ी सादतमंदी से कहा। जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? जानता हूँ महाराज, वो बड़े पुर एतमाद और ठोस लहजे में बोला। आपकी फाइल जहाँ भी होगी मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ मेरे टूटे फूटे घर तक चलना होगा। शंकर ने दूसरी बार भी नाक में मिनमनाती आवाज में जवाब दिया तो मेरे लाशऊर में एक छनाका सा हुआ। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं इस कदरो कामत के आदमी और इस मिनमनाती आवाज को पहले भी कहीं और सुन चुका हूँ, लेकिन कहाँ। मेरे जहन में यह सवाल बड़ी तेजी से गर्दश करने लगा। फिर मेरे जहन के दरीचों पर पड़े पर्दे तेजी से सिरकते चले गए और मुझे याद आ गया कि मैंने वो आवाज़ पहली बार कहाँ सुनी थी। इसके साथ ही मुझे वो ख्वाब भी याद आ गया जब मैं किसी लकोदक सहरा में मौत और जिंदगी की हालत से दो चार था। एक जहरीले स्याह रंग के कोबरा ने मुझे डसने की कोशिश की थी। एक खूबसूरत और हसीन औरत जिसने पार्वती होने का दावा किया था मुझे उस कोबरा से निजात दिलाई थी। उसने कहा था कि वह बेपनाह गैर मर्री कुव्वतों की मालिक है। एक न एक दिन मुझे अपनी ताकत का करिश्मा जरूर दिखाएगी। उसी का हाथ थाम कर मैंने आंखें बंद कर ली थी और एक वीरान कब्रिस्तान में पहुंच गया था, जहां तारीकी के सबब मैं किसी कब्र के कुतबे से टकरा कर गिरा था। वहीं मुझे वो मिनमनाती हुई आवाज़ में बात करने वाला पुरइसरार आदमी मिला था जो दुबला पतला और दराज का था। उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि वह पार्वती के मुकाबले में ज़्यादा नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक है। उसने ये भी कहा था कि मैं ही वो वाहिद शख्सियत हूँ जिसकी उसे बरसों से तलाश थी
और मैं इस दुनिया के उसके लिए सबसे कारआमद साबित हो सकता हूँ। तारीकी के सबब में उसके चेहरे के खदोखाल नहीं देख सका था, लेकिन इसकी आवाज़ मेरे लाशोर में जम कर रह गई थी। उसने दावा किया था कि तारीकी, घुप, अंधेरे और फासले उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो ज़मीन के अंदर और गहरे समुद्रों में गोता लगाए बगैर उसके तहते हसला का अहवाल जान सकता है। और फिर एक कंबल पोश बुजुर्ग के आ जाने से वो मेरी नज़रों से उजल हो गया था। और आज जब मैंने उसके असली रूप में देखा तो बातें करते सुना तो चौंक के बगैर ना रह सका। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि शंकर ही वो पुरअसरार शख्सियत का मालिक है जिसे मैं कब्रिस्तान में देख चुका था, और अब वो मेरे सामने बैठा मुझे मेरी गुमशुदा फाइल के दोबारा मिल जाने का यकीन दिला रहा था। मैं अभी अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि उसने बड़ी संजीदगी से मिनमिनाती आवाज़ में पूछा, किस विचार में गुम हो महाराज? मैं अपने फाइल के बारे में सोच रहा था, मैंने बात बनाते हुए कहा। वो आपको अवश्य मिल जाएगी सरकार, मगर उसके लिए आपको इस सेवक की झोंपड़ी तक चलना होगा। क्यों? मैंने पहलू बदल कर जब पूछा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे इस फाइल के बारे में नहीं बता सकते? हर बात के पूरा होने का एक समय होता है और हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है जहाँ वो ज़्यादा शोभा देती है। वो सादगी से बोला, शायद आपको एक कम ज़ात के ठिकाने तक चलने से खुशी नहीं होगी। नहीं, मैंने जल्दी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर देर किस बात की है सरकार? वो मैंने खेत अंदाज में बोला, मेरे दवार तक चलने के बाद आपको खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा। क्या ये दुरुस्त है कि तुम सिफली इमल से वाकफियत रखते हो? अपने पुरखों से जो कुछ सीखा है उसी से काम चला लेता हूँ। वे ज़ैरे लब मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी मुस्कुराहट के अंदर भी मुझे हज़ारों इसरार पोशीदा नजर आ रहे थे। सुना है जमुना से भी तुम्हारी बहुत दोस्ती है। कभी कभी मिल लेता हूँ सरकार, वो भी मेरी तरह गुमजात है, इसलिए हमारी निभ रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जाकर तैयार हुआ और अंकल शंकर के साथ चल पड़ा। इस वक्त रूपनगर पर गहरा सकूत और सन्नाटा तारी था, इसलिए मुझे इस बात का भी कोई खौफ नहीं था कि बस्ती का कोई आदमी मुझे शंकर के साथ देख कर ना जाए। क्या ख्याल करेगा? चलते वक्त मैंने एहतियातन अपना सर्वस रिवाल्वर भी साथ ले लिया था। मेरा उर्दुली मोहन लाल भी मेरे साथ था। कुछ देर तक हम खामोशी से आगे पीछे कदम उठाते रहे। फिर मैंने शंकर को खरीदने की खातिर पूछा, तुम आबादी से इतनी दूर क्यों रहते हो? ज़ात का चमार हूँ सरकार, इसलिए बस्ती वाले मुझे अपने बीच देखना पसंद नहीं करते। जंगल के करीब तनहा रहते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? हर मनुष्य के अंदर का एक दिन उसके भाग में लिखा जा चुका है। अपना समय पूरा करने से पहले कोई वापस नहीं जा सकता, फिर डर किस बात का? अपना समय पूरा करने से पहले कोई भी वापस नहीं जा सकता, फिर डर किस बात का? उसने बेपरवाही से कहा। हो सकता है महाराज कि आप मेरी बात का विश्वास ना करें, लेकिन आजकल मनुष्य की ज़ात जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। पढ़े लिखे मालूम होते हो। मैंने उसकी बात की गहराई को महसूस करते हुए कहा, 2-4 जमातें पढ़ी हैं महाराज, उसी से काम चला लेता हूँ। ये तुम बार बार मुझे महाराज कहकर क्यों मुखातब कर रहे हो? आप रूपनगर के मालिक हैं सरकार, इसलिए। उसने झिझके बगैर जवाब दिया। तकरीबन 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद मैं उसके कच्चे पक्के मकान के सामने खड़ा था, जो जंगल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने मुझे अंदर आने की दावत दी, लेकिन मेरा उर्दुली को मकान से बाहर ही रोक दिया। मैं इस बात पर चौंका था, लेकिन मैंने मोहनलाल को अपने साथ अंदर ले जाने पर इसरार भी नहीं किया। शंकर का वो कच्चा पक्का मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरा बाहर था, उसके बाद खुला हुआ सहन था। सहन के बाद दूसरा कमरा था और मुझे दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ एक लालटेन जल रही थी। कमरा खासा कुशादा था। एक सिमत एक छलंगा सा पलंग पर नजर आ रहा था, जिस पर फटी पुरानी सी गुडरी पड़ी नजर आ रही थी। दरवाजे के साथ ही एक घड़वंची रखी थी, जिस पर पानी का मटका मौजूद था। वहां उस टूटे फूटे पलंग के अलावा बैठने की कोई और चीज नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता पलंग के साथ टीन का एक संदूक जरूर मौजूद था। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस झूंपड़े में ठीक तरह से आपका स्वागत नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैंने संजीदगी से कहा। तो मुझे फाइल के बारे में बता दो, उसके बाद मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। एक छोटी सी विनती है महाराज, शंकर हाथ बांध कर बोला। कहो। जो कुछ आप यहाँ देखेंगे उसका जिक्र किसी और के सामने नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने फाइल की खातिर हामी भर ली। मुझे वहाँ किसी किस्म का कोई खौफ या डर नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ की हर शय मुझे पुरअसरार से नजर आ रही थी। शंकर ने मुझे गौर से देखा, फिर खामोशी से संदूक के करीब जाकर उसमें से एक दिया और रुई निकालकर कमरे में बीचों बीच आलती पालती मारकर बैठ गया। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ
कि उसने संदूक से जो रुई निकाली थी उसका रंग सफ़ेद होने की बजाय गहरा सुर्ख था, मगर मैं फौरी तौर पर शंकर से इसके बारे में कोई इस्तफसार नहीं किया। लालटेन चौका कमरे के दरमियान छत की लकड़ी से बंधी हुई लटक रही थी, इसलिए उसने के नीचे अंधेरा था। उसने रुई का छोटा सा टुकड़ा अलहदा करके उसकी बत्ती बनाई और मिट्टी के दिए में जमा दिया। फिर उसने मेरी समझ गौर से देखा। आप चाहें तो इस संदूक पर बैठ सकते हैं, उसने कहा। सिलाई से एक तीली निकालते हुए मुझसे कहा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। शंकर की एक एक हरकत मुझे बड़ी पुरइसरार लग रही थी। एक विनती और करूं महाराज, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। ये सिफली का पलीद अमल बड़ा जान जोखिम का होता है। एक बार पलट जाए तो उसे करने वाला मर भी सकता है, इसलिए जितनी देर तक दिया जलता रहे उतनी देर तक आप अपनी जुबान से कोई शुभ या आवाज नहीं निकालेंगे। जो कुछ नजर आए उसे बस खामोशी से देखते रहेंगे। ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। शंकर ने मेरा जवाब सुनकर सलाई जलाकर दिया रोशन कर दिया और फिर उसने अपना जिस्म अकड़ा कर दोनों हाथ घुटनों पर जमा लिए। दिए की कपकपाती रोशनी में उसका वजूद कुछ और मकरू और बेहानक नजर आने लगा। उसकी नजरें पलकों के एक मामूली से जुम्बश के बगैर दिए पर मरकूज थी और होंठ मुतहरक थे। शायद वो कोई जंतर मंतर पढ़ रहा था। कुछ देर तक कमरे में खौफनाक खामोशी तारी रही। फिर मैंने ऐसा महसूस किया जहां वहां एक से ज्यादा सांप। मैं अपनी जगह बुत बना खड़ा था, लेकिन सीधे हाथ की गिरफ्त में मैंने अपने सर्वस रिवाल्वर के दस्ते पर मजबूती से जमा रखी थी, ताकि अगर जरूरत पड़े तो इसके इस्तेमाल में ज्यादा देर ना लगे। दिए की कपकपाती रोशनी एक अहाले की शक्ल में नजर आ रही थी। शंकर के अलावा मेरी निगाहें भी उस दिए पर मरकूज थी। फिर मैंने रोशनी के हाले के गिर्द एक बच्चे के साए को नमूदार होकर गर्दिश करते देखा। शंकर के मुतहरफ होंठों में कुछ और तेजी आ गई। वो पलके झपकाए बगैर बच्चे को साए को देख रहा था। मुझे कमरे में मुसलसल सांपों के फुंकारने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने गुज़श्ता रात सुनी थी। माहौल पर कुछ अजीब सा इसरार तारी था। फिर यकलख्त शंकर ने तेजी से हाथ बढ़ा दिए कि टमटमाती लो पर रख दिया और उसे बुझाने के बाद उसने उठकर लालटेन की रोशनी दोबारा तेज कर दी। दिए और सुर्ख रोई को ले जाकर बड़े एहतियात से संदूक में बंद किया। फिर मेरे करीब आकर ठोस आवाज में बोला, मुबारक हो सरकार, आपकी खोई हुई फाइल का पता चल गया। कहाँ है वो? मैंने तेजी से पूछा। आपके मतहत राम दयाल के सोने के कमरे में जो किताबों की अलमारी रखी है, वहाँ वो फाइल उन किताबों के पीछे मौजूद है, शंकर ने सरसराती आवाज में कहा। आप चाहें तो उसे इसी समय बरामद कर सकते हैं, परंतु एक बात और बता दूं, वो फाइल राम दयाल ने अपनी मर्जी से आपके सेफ से नहीं निकाली थी, बल्कि उसे खुद भी इस बात का इल्म नहीं है कि वो फाइल उसके कमरे में मौजूद है। क्या मतलब? मैंने वजाहत तलब लहजे में दरियाफत किया। छुट्टी से वापस आने के बाद मैंने अपनी ख्वाबगाह और सेफ दोनों को बदकफल पाया था। फिर वो फाइल वहां से किस तरह निकाली गई? हर बात का कोई न कोई कारण जरूर होता है सरकार, शंकर ने मैंने खेत अंदाज में जवाब दिया। आपकी चिंता अब दूर हो गई है। मेरा मशवरा है कि आप इस फाइल को पहली फुर्सत में बरामद करके राकेश वर्मा को लौटा दें। हैरत है, मैंने कदरे उलटते हुए कहा। तुम कहते हो कि राम दयाल ने वो फाइल गायब नहीं की और इस बात का भी इल्म नहीं है कि वो आम फाइल इस किताबों के रैक में मौजूद है। फिर वो फाइल वहां तक किस तरह पहुंच गई? आप केवल आम खाने से मतलब रखें महाराज, पैर गिनने से क्या फायदा, शंकर ने मैंने खेत अंदाज में जवाब दिया। एक बात और, मैंने उससे घूरते हुए पूछा, क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि जिस रोई से तुमने दिया रोशन किया था उसका रंग सुर्ख कैसे हो गया? खून का रंग हमेशा सुर्ख ही होता है सरकार। क्या मतलब? मैं चौंका। धीरे से काम ले महाराज, अभी तो आपकी और सेवक की पहली मुलाकात है। मैं समझा नहीं। मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। मिनश का काम मिनश से पड़ता रहता है, वो मुस्कुराते हुए बोला। हम दोनों रूपनगर में मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे सेवा का मौका देते रहेंगे, लेकिन वो खून आलूद रोई इस चक्कर में ना पड़े महाराज, शंकर सपाट आवाज में बोला। हम जो गंदा और पलीद अमल करते हैं उसके लिए बहुत जान मारनी पड़ती है। महीनों और बरसों की कठिन तपस्या के बाद कहीं जाकर कुछ हासिल होता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि मैंने 3 चंद्रमा उतरने और चढ़ने तक मुर्दा इंसान की खोपड़ी में चावल उबाल कर खाए हैं, तब कहीं जाकर थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त हुई है। क्या तुम मुझे अवश्य ओम प्रकाश की पुरइसरार मौत के बारे में भी? नहीं, शंकर ने तेजी से खुश्क लहजे में कहा। मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उस दष्ट बेरहम जालिम के बारे में अपनी जुबान बंद ही रखूंगा।
मैंने इस वक्त शंकर को ज्यादा खरीदना मुनासिब नहीं समझा और अपने उर्दली के साथ वापस चल पड़ा। इस वक्त रात के 10:30 बजे थे, लेकिन इसके बावजूद मैं सीधा राम दयाल के घर जा पहुंचा और मुझे देखकर उसे सख्त हैरत हुई थी। शायद वो ख्वाब में भी इस बात की तवक्का नहीं कर सकता था कि मैं पूरी तहसील का सबसे बड़ा पुलिस अफीसर होकर इतनी रात गए उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकता था। खैर ये तो है सर, उसने बुखलाए हुए लहजे में पूछा। मैंने सुना है कि तुम अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे में एक अलमारी भी रखी हुई है जिसमें बड़ा अच्छा कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ सरकार, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो मैं उस अलमारी को एक नजर देखना पसंद करूंगा। हो सकता है उसमें मेरी पसंद की कोई किताब मिल जाए। राम दयाल मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने मेरी बात से इनकार नहीं किया। एक लम्हे के तामल के बगैर मुझे अपनी ख्वाबगाह में ले गया। फिर जब मैंने किताबों के पीछे से ओम प्रकाश की फाइल बरामद की तो उस पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया। वो इस फाइल को पहचानता था, इसलिए फटी फटी से नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो खुद भी इस अहम फाइल को अपनी किताबों की अलमारी से बरामद होता हुआ देखकर शहदर रह गया था और कुछ अजीब सी कैफियत से दो चार था। राम दयाल, मैंने संजीदगी से कहा, क्या तुम इस फाइल को पहचानते हो? यस सर, वो बुखलाए हुए अंदाज में बोला। ये ओम प्रकाश वाले केस की फाइल है जिसे कुछ अरसा पहले राकेश वर्मा साहब ने तलब कर लिया था, लेकिन ये मेरे पास किस तरह आ गई? परेशान मत हो, मैंने नरम आवाज में कहा। मैं जानता हूँ कि तुम इसे यहाँ नहीं लाए, फिर ये यहाँ कैसे पहुंची सरहा? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ओम प्रकाश की मौत का केस पुलिस के लिए अभी तक पुरअसरार बना हुआ है। मैं समझा नहीं सर, ज़हनी जिम्नास्टिक की कोशिश मत करो, बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लेकिन सर, भूल जाओ इस बात को, मैंने उसकी परेशानी को महसूस करते हुए संजीदगी से कहा और फिर बोला, हाँ एक बात का सख्ती से ख्याल रखना, और वो ये कि तुम इस फाइल के सिलसिले में अपनी जुबान बंद ही रखोगे। इसकी भिनक भी किसी और को नहीं होनी चाहिए। ओके सर, गुड नाइट। मैं उसे हैरान और परेशान छोड़कर वापस घर आ गया। मैंने अपने उर्दली मोहन लाल को भी समझा दिया था कि वो इन बातों का तज़किरा किसी और से ना करे। दूसरी सुबह दफ्तर जाते हुए मैंने वो फाइल राकेश वर्मा के हवाले कर दी। जो कुछ हुआ था वो मेरे लिए भी नाकाबिले यकीन था। मैं कई दिनों तक उस पुरअसरार मुअम्मे को हल करने की नाकाम कोशिश करता रहा। वैसे मुझे इस बात का यकीन आ चुका था कि शंकर बहरहाल कुछ पुरअसरार कुव्वतों का मालिक जरूर है, और यह भी मुमकिन था कि ओम प्रकाश की पुरअसरार मौत भी उसके गंदे अमल का दखल रहा हो और उसने महज मुझे टालने की खातिर किसी को वचन देने वाली बात कही हो। उसकी तहवील में मौजूद खून आलूद रूई किसी मुअम्मे से कम ना थी। ओम प्रकाश की फाइल का बोझ मेरे जहन से उतर चुका था, लेकिन शंकर की पुरअसरार शख्सियत का तासर बदस्तूर मेरे जहन पर तारी था। ओम प्रकाश के केस के सिलसिले में उसने बड़ी खूबसूरती से बात टाल दी थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि या तो इस केस में बराह रास्त शंकर का हाथ शामिल था या फिर वह मुजरमों से जरूर वाकफियत रखता था। मुंशी प्रेमचंद्र की मौत जमुना की बददुआ से ऐन मुताबिक हुई थी, लेकिन जिस वक्त उसने बददुआ दी थी उस वक्त मेरे मुशाहदे के मुताबिक उसकी शख्सियत पर किसी और पुरअसरार और नादीदा कुव्वत का कब्जा था। उस रोज भी मैं दफ्तर में बैठा बज़ाहिर फाइलों से सर खपा रहा था, लेकिन मेरे जहन में शंकर की पुरअसरार शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू करवटें ले रहे थे, जिसका जवाब मालूम करने के लिए मैं बुरी तरह मुस्तरब था। मसलन ये कि प्रेमचंद्र की मौत में शंकर की शख्सियत का किस हद तक दखल था, लाकअप के मामले में उसका हाथ कितना शामिल था, क्या उसने वो सब जमुना की खातिर किया था या उसकी पुष्ट पर कोई और साजिश कार फरमा थी, और वो साया किस मासूम बच्चे का था जो दिया रोशन होने के बाद उसके हाले के गिर्द मासूम चक्करा रहा था। क्या शंकर ने उसी बच्चे की मदद से ओम प्रकाश की फाइल का खोज लगाया था या महज मुझे मरऊब करने की खातिर ढोंग रचाया था? वो फाइल जो मेरे सेफ में महफूज थी, वो तमाम ताले बंद होने के बावजूद राम दयाल की ख्वाबगाह तक किस तरह पहुंच गई, और सांप की फुंकार की आवाज़ों का बार बार मेरे कानों में गूंजना, ये सब ऐसे पेचीदा सवाल थे जिनका जवाब हासिल किए बगैर कानून के तकादों को पूरा नहीं किया जा सकता था। मैं चाहता तो शंकर को हिरासत में ले सकता था, उसकी गिरफ्तारी का जवाब भी पेश करने की खातिर बेशुमार फर्जी कहानियां बनाई जा सकती थी और पेशावर गवाहों की मदद हासिल की जा सकती थी, लेकिन मैं किसी ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहता था, इसलिए कि जमुना को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद जो वाकयात पेश आ चुके थे उसके पेशे नजर जल्दबाजी में कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं था। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि ड्यूटी ऑफिसर हैज स्टाफ कांस्टेबल
गंगा राम ने कमरे में दाखिल होकर जोरदार सलूट मारा और फिर बुखलाए हुए लहजे में बोला, सर, जिम्मेदार हशमत खान का देहांत हो गया। अभी अभी फोन पर इत्तला मिली है, एसीएम साहब ने आपको बुलाया है। हशमत खान का शुमार भी रूपनगर के बड़े जिम्मेदारों में होता था। मेरी और उसकी ज्यादा वाकफियत नहीं थी, बस वाजबी सी अलग सलैक थी, लेकिन इसके बारे में मेरा अंदाजा यही था कि वो खासी मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था। आदमी मिलनसार भी था, लेकिन हस्बे मुरातब लोगों से फासला भी बरकरार रखता। उसकी सरदश्त में दाखिल था। मुझे उसकी मौत की इतला पाकर दुख हुआ, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि गंगा राम ने वो खबर इस कदर बौखलाहट में क्यों सुनाई और राकेश वर्मा साहब ने मुझे वहां किस मकसद के तहत तलब किया था। चुनाचा मैंने गंगा राम को गौर से देखते हुए पूछा, तुम इस कदर बुखलाए हुए क्यों हो? वो दरअसल बात ही ऐसी है सरकार कि मुझे सुनकर अचंभा हुआ है। क्या बात है? मैंने गंगा राम को घूरते हुए संजीदगी से सवाल किया। वो जी, जो अपने जिम्मेदार साहब थे ना, उनकी तलाश के पास से एक सांप भी मिला है, रबड़ का सांप। द हार्ट नॉनसेंस, मैंने झल्लाकर कहा। भला रबड़ का सांप किसी की मौत का बायस कैसे बन सकता है? यही तो हैरत की बात है सर। रबड़ के सांप वाली इतला तुम्हें किसने दी? मेरी एक जोड़ीदार ने सर। वो मरने वाले के करीब ही रहता है। वो मुझे वो खबर जो गंगा राम की ज़बानी मिली थी, खात की मज़का खेद लगी। मैंने राम दयाल को साथ आने का इशारा किया, फिर दफ्तर से बाहर आकर अपनी जीप में बैठ गया। हशमत खान बड़े भले आदमी थे सर, राम दयाल ने मुझे बताया। रूपनगर के तमाम छोटे बड़े उनकी इज्जत करते थे। बड़े मशहूर शिकारी थे और ख़ास तौर पर शिकार खेलने वाले सयाहों की बड़ी आओ भगत करते थे। बहुत बड़ी हवेली के मालिक थे। राम दयाल मुझे हशमत खान के सिलसिले में अपनी मालूमात से आगाह कर रहा था, लेकिन मेरा जहन रबड़ के उस सांप के बारे में उलझ रहा था जो गंजा राम की इतला के मुताबिक लाश के करीब ही से मिला था। 15 मिनट बाद हम उस शानदार हवेली के उस कमरे में मौजूद थे जहां हशमत खान की लाश मुसहरी पर पड़ी थी। राकेश वर्मा के अलावा वहां रूपनगर के दूसरे बहुत से सारे जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे। मेरे पहुंचने तक लाश को किसी ने हाथ नहीं लगाया। इंस्पेक्टर बदर इकबाल भी वहां पहले से मौजूद था। अंदर जनान खाने से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। गंगा राम ने जो इतला दी थी वो गलत नहीं थी। हशमत खान के मुर्दा जिस्म के साथ ही रबड़ का एक कोड़ियाले रंग का सांप भी मौजूद था। ये बात नाकाबिले यकीन थी कि रबड़ के सांप के डसने से किसी की मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन सबसे हैरानगेज बात यह थी कि हशमत खान का पूरा जिस्म बिल्कुल हल्का नीला होकर रह गया था और फौरी तौर पर यही अंदाजा लगाया जा सका कि मौत किसी सरी असईद ताजहर ही की वजह से वाक़या हुई थी। मेरे अलावा राकेश वर्मा और धर्मा उसने भी यही नतीजा अखज़ किया था। बहरहाल ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान भी यही पता चल सका कि लाश को सबसे पहले हशमत खान के दरीना मुलाजिम ने दरियाफ्त किया था। फिर वो खबर जंगल की आग की मानद रूपनगर के कोने कोने तक पहुंच गई। लाश पर ऐसे कुछ निशानात भी नहीं मिले जिनको तफ्तीश के लिए अहम कहा जा सकता। हशमत खान की मौत पर बेशतर आंखें नमनाक थी, लेकिन खान दिलावर जो मरहूम का वाहद वारस था, किसी बेजानबुत ही की तरह अपने ख्यालों में गुम दिखाई दिया। जिस वक्त लाश हवेली से उठी उस वक्त भी उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका। मेरे जहन में एक ख्याल ने तेजी से सर उभारा। ताकत और इक़्तिदार के हसूल की खातिर इंसान अपने और परायों की शराखत को भी कोई अहमियत नहीं देता। हशमत खान के इंतकाल के बाद खान दिलावर ही की कानूनी तौर पर तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का मालिक था, और ये नुक्ता बाइदस क्यास नहीं था कि उसने इक़्तिदार और दौलत की हवस में वो सब कुछ कर डाला हो जो उसे नहीं करना चाहिए, और बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह सख्ते की कफियत से दो चार हो गया। वापसी में राम दयाल के अलावा इंस्पेक्टर बदर इकबाल भी मेरे हमरा था। कुछ देर तक हमारा सफ़र खामोशी से जारी रहा। फिर मैंने बदर इकबाल से पूछा, हशमत खान की मौत के सिलसिले में आपने क्या नतीजा अखज़ किया? बज़ाहिर यही लगता है कि मौत किसी जहर की वजह से वाक़या हुई है। खान दिलावर के बारे में आपको मुशाहदा क्या कहता है? मैंने अपने जुमले पर जोर देते हुए कहा। मुझे भी हैरत हुई जनाब, बदर इकबाल ने दबी ज़बान में कहा। बाप की मौत पर उसके अकलौते वारस की आंखों से एक आंसू का भी ना टपकना बहुत सारी शुबहात को जन्म देता है। क्या ये मुमकिन है कि खान दिलावर ही ने हशमत खान को अपने रास्ते से हटाने की खातिर उसे किसी तरह से जहर देकर हलाक कर दिया हो सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक हम कोई महतमी फैसला नहीं कर सकते।
मैं इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करता सर, रामदयाल ने बड़ी संजीदगी से कहा। ये और बात है कि मौत का सबब जहर ही साबित हो, लेकिन खान दिलावर ऐसा नहीं कर सकता। इस यकीन की कोई वजह? मैंने रामदयाल को वजाहत तलब नजरों से देखा। मेरी मालूमात के मुताबिक हशमत खान अपनी जिंदगी में कई बार जिम्मेदारी के कागजात की मुंतकली खान दिलावर के नाम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन खान दिलावर ने मरहूम को ऐसा करने से बाज रखा था। दौलत और हवस का नशा किसी वक्त भी इंसान के सोचों के धारों का रुख तब्दील कर देता है। बदर इकबाल ने जो जवाब पेश किया था, लेकिन लाश के करीब किसी रबड़ के सांप की मौजूदगी फिलहाल एक मुअम्मा ही है। मैंने हालात पर गौर करते हुए कहा, कोई होशमंद आदमी किसी को मौत के घाट उतारने के बाद इतनी मज़काखेज़ हरकत का मुरतकब नहीं हो सकता। मुझे एक शुबा और भी है सर, रामदयाल ने पहलू बदलते हुए कहा। तहसीलदार लाला बनारसी जी मरने वाले के बारे में ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से कहा। लाला बनारसी जी हशमत खान की मौत से क्या ताल्लुक हो सकता है? एक बार करदार पटवारियों के हल्का या चंगी इलाके अफसर जान मोहम्मद ने यह बात बताई थी कि जिम्मेदार हशमत खान के लाला बनारसी जी से उस जमीन का सौदा करने की बात की थी जो हमें झील के किनारे खाली पड़ी है। और क्या? मैंने रामदयाल की अचानक खामोश हो जाने को महसूस करते हुए पूछा। तुम कहते कहते खामोश क्यों हो गए? मैं जिस जमीन की बात कर रहा हूँ सर, उसी पर जमुना ने अपनी झोपड़ी डाल रखी है, रामदयाल ने मैंने खेद लहजे में जवाब दिया। तो मेरे अलावा इंस्पेक्टर इकबाल भी चौंक के बगैर न रह सका। आई सी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, गोया तुम्हारा ख्याल है कि हशमत खान की मौत का सबब भी वही जमीन है जिसकी खातर अब तक पुरअसरार हालात में ओम प्रकाश और मुंशी प्रेमचंद्र की मौत वाक़या हो चुकी है। मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकता जनाब, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक जमुना इस जमीन पर आबाद है कोई भी उसे हासिल नहीं कर सकता। क्या जमुना के पास ऐसी कोई शक्ति मौजूद है जो वो अपने रास्ते में आने वालों को खत्म कर देती है? मैंने दीदा दानिस्ता रामदयाल को खरीदने की कोशिश की। हालात तो यही बताते हैं। क्या तुम ये नहीं जानते कि वो किसकी कुव्वत पर सर उठाकर दीदा दिलेरी से चलती है? कोई ना कोई जरूर होगा। मेरा ख्याल है कि तुम भी खुलकर शंकर का नाम लेने से घबरा रहे हो, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। मेरी जुबान से शंकर का नाम सुनकर रामदयाल के अलावा इंस्पेक्टर बदर इकबाल भी चौंका। खास तौर पर रामदयाल के चेहरे पर शंकर का नाम सुनकर खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने उसे मजीद खरीदना मुनासिब नहीं समझा। वैसे मेरा ख्याल था कि अगर रामदयाल की वो इत्तला दुरुस्त थी कि हशमत खान ने झील के करीब वाली ज़मीन खरीदने की बात लाला बनारसी से की, तो फिर उसकी मौत में शंकर का हाथ भी किसी न किसी जाविये से शामिल हो सकता था। मेरे जहन में शंकर का ख्याल उभरा तो एक बार फिर बेशुमार सवालात मेरे दिमाग में कुल बुलाने लगे। 2 रोज बाद पोस्टमास्टम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक हशमत खान की मौत किसी सांप के जहर से ही वाक़या हुई थी, लेकिन उसके जिस्म पर ऐसी कोई इलामत नहीं मिल सकी जिससे उसके ख्याल की तस्दीक हो सकती। सांप का जहर हशमत खान को प्रोजेक्ट किया गया है, अलबत्ता रबड़ का वो सांप लाश के जिस हिस्से के करीब पाया गया था वहाँ जिस्म पर बिल्कुल वैसे ही निशानात मिले थे जैसे कि सांप के डसने से पैदा होते हैं। जो सूरत हाल सामने आई थी उसके पेश नज़र किसी को हशमत खान का कातिल करार नहीं दिया जा सकता था, लेकिन मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने की खातिर इस केस की तफ्तीश रामदयाल के सुपुर्द कर दी। मैंने उस बात को खास तौर पर महसूस किया था कि रामदयाल ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन से कतराने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरे हुक्म से मजबूर होकर वो फाइल उसे लेनी ही पड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के दूसरे ही दिन खान दिलावर मेरे ऑफिस में मौजूद था। इस वक्त उसकी तेवर मुझे खतरनाक नजर आ रहे थे। वह मुझसे हम कलाम हुए बगैर एक कुर्सी घसीट कर उस पर इस तरह बैठ गया जैसे किसी अहम बात का फैसला करके आया हो। उसकी आंखों में तैरने वाले खून की सुर्खी इस बात की गमाजी कर रही थी कि वह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कहीं से झगड़ कर आया हो। अभी मैं उसके आने का मकसद और चेहरे के तासरा समझने की कोशिश कर रहा था कि वह बड़े बरहम और खुरदरे लहजे में मुझसे मुखातब हुआ। मैंने सुना है बाबा जाने की पोस्टमास्टम रिपोर्ट आ गई है। बाबा जाने से उसका इशारा हशमत खान की तरफ था। हाँ, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत सांप के जहर ही की वजह से वाक़या हुई है और मरहूम के जिस्म से 1-2 हिस्सों पर सांप के डसने के निशानात भी मिले हैं। क्या रबड़ का वो सांप
दसने की सलाहियत रखता था। खान दिलावर ने हकारत से कहा, मैंने मरहूम की केस फाइल राम दयाल को बगैर तफ्तीश मारक कर दी है। मैंने खान दिलावर को समझाने की कोशिश की, ये बात एक बच्चा भी जानता है कि रबड़ का कोई मसनूई सांप अपने अंदर डसने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल हुए बगैर किसी को मोर्दे अल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। वैसे बाई वे कि आपको किसी पर शुबा है? जी हाँ, खान दिलावर दांत पीस कर बोला। कौन है वो? शंकर। खान दिलावर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। मेज पर हाथ मारते हुए बोला, वही चमार की औलाद जिससे रूपनगर के बड़े बड़े सूरमाओं की जान निकलती है, लेकिन खान दिलावर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबा जानी की मौत का इंतकाम लेने की खातर मैं उस मकरू इंसान का पूरा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। जो अकदाम अश्ताल की हालत में किया जाए वो दीवानगी कहलाता है। मैंने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें सब्र की तलकीन करूंगा। मैं जानता हूं कि कानून को किसी के हाथों में हथकड़ियां पहनाने की खातर किसी ठोस सबूत की जरूरत होती है। खान दिलावर ये तहरीरी बयान देने को तैयार है कि बाबा जानी को उसी हरामजादे ने मारा है। वो झल्ला कर बोला, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। ये मेरा कतई जाती और निजी मामला है, लेकिन क्या मेरे तहरीर बयान की रोशनी में उस मरदूद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तुम क्या बयान दोगे? मैंने पूछा। क्या रबड़ का सांप ये सब बकवास है? वो मेरा जुमला काटते हुए बोला, मेरा तहरीरी बयान बड़ा मुदखल होगा। शंकर एक सांप की पटारी लिए बाबा जानी की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था। पटारी में मौजूद जहरीले सांप से बाबा जानी को डसवाया गया और फिर कानून की निगाहों में धूल झोंकने की खातर लाश के करीब एक रबड़ का सांप डाल दिया गया। तुमने ये सब कुछ अपनी निगाहों से देखा था? जी हाँ। फिर तुमने शंकर को उसी वक्त रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने खान दिलावर से जिरा की। वैसे ये देगर बात थी कि उसने जो दलील पेश की थी उसे बैद अज क्यास नहीं कहा जा सकता था, बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रोशनी में भी खान दिलावर की कहानी में बड़ी जान नजर आई। उसने यकीनन वो ख्याल शंकर को हथकड़ी लगवाने की खातर जाहिर किया था, लेकिन उसकी बात के अमकानात से इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि सर्जन की रिपोर्ट के बाद वो अमकानी पहलू मुझे ज्यादा ठोस महसूस हो रहे थे। मैं उसके पिल्ले को पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे बाबा जानी के पास पहुंचने में देर हो गई। खान दिलावर ने शंकर के खिलाफ जहर उगलते हुए बड़े सफाक लहजे में कहा, बाबा जानी की आवाज़ सुनकर जिस वक्त मैं उनकी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, उस वक्त मैंने खुद अपनी आंखों से उस वल्दल हराम को अकबी खिड़की के रास्ते लान में छलांग लगाते हुए देखा था और उसके हाथों में सांपों वाली पटारी भी मौजूद थी। तुमने मरहूम की मौत का जवाब पेश करने की खातर जो ताने बाने बुने हैं वो बहुत ठोस और मजबूत हैं। मैं तुम्हारी जहानत की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें किसी जिम्मेदार की औलाद होने की बजाय एक कामयाब जासूस या बड़े पाए का वकील होना चाहिए था, लेकिन तुमसे बहरहाल एक गलती हो गई। क्या? उसने मुझे घूरते हुए सवाल किया। जिस वक्त रूपनगर के तमाम जिम्मेदार अफसरान मरहूम की लाश के गिर्द जमा थे, उस वक्त तुमने कोई बयान नहीं दिया, ना ही किसी ऐसे ख्याल का शुबा जाहिर किया था जो शंकर को कातिल करार दे सकता। उस वक्त मुझे बाबा जानी की मौत के सबब मुझ पर सख्ता सा तारी हो गया था। उसने एक बार फिर माकूल दलील पेश की। उस वक्त मैं पूरी तरह से होशो हवास में नहीं था, लेकिन इस वक्त मैं अपना तहरीर बयान देने की गरज से आया हूँ। क्या पुलिस मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं करेगी? खान दिलावर, क्या तुम मेरे इस एक सवाल का जवाब दोस्ताना माहौल में देना पसंद करोगे? मैंने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, आप क्या दरियाफ्त करना चाहते हैं? इस मरतबा पहली बार उसने नरम लहजा इख्तियार किया। क्या तुम जो बयान देना चाहते हो वो हकीकत पर मबनी है? खान दिलावर ने फौरन ही मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर होंठ काटते हुए बोला, मुझे यकीन है वही बदजात बाबा जानी की मौत का जिम्मेदार है। कोई खास वजह? बाबा जानी ने झील वाली जमीन को खरीदने का इरादा जाहिर किया था। जमाल रूपनगर के सबसे बद चलन और बद करदार जमुना नामी औरत रहती है, और ये बात हर मर्द को मालूम है कि शंकर की गंदी कुव्वतों की आड़ में वो सबको धौंस दरला देती रहती है। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, शंकर की नापाक ताकत मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती। मेरी एक बात मानोगे क्या? तुम अपना तहरीरी बयान दे दो, लेकिन 2-3 रोज तक तुम बराह रास्त शंकर से उलझने की कोशिश नहीं करोगे, और उसके बाद मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। इट इज ए डील। ठीक है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने उसे नरम पकड़ता देखकर जल्दी से कहा, मैं जानता हूँ कि ईमान की कुव्वत के आगे कोई दूसरी ताकत नहीं ठहर सकती, लेकिन जानबूझकर खतरात के मुंह में छलांग लगाना भी दानिशमंदी के खिलाफ है। मैं मौत से नहीं डरता मिस्टर शहबाज।
मैं तुम्हारे जज्बात समझ रहा हूँ। तुम शंकर से खौफ नहीं हो, लेकिन हमें किसी अमकानी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं उसे समझाते हुए बोला, क्या ये मुमकिन नहीं कि जिस जमीन में तुम्हारे मरहूम वालिद दिलचस्पी ले रहे हों, उसी पर किसी दूसरे की नज़र भी हो और उसी शख्स ने तुम्हारे वालिद को दरमियान से हटाने के लिए एक ऐसा तरीका इख्तियार किया हो जो कानून को शंकर के खिलाफ बदजन साबित करने के लिए मौसर हो। मैं तुम्हारी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हशमत खान की मौत किसी असली और जहरीले सांप के डसने से ही वाक़या हुई होगी, लेकिन हमें ठंडे दिल से ये सोचना ज़रूरी है कि इस वारदात के पीछे किसका हाथ कारबंद हो सकता है और उसके 2-3 रोज़ का वक़्त बहरहाल दरकार होगा। फौरी तौर पर जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई कदम कानून के लिए नई मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। ठीक है, मैं आपके कहने के मुताबिक अपना तहरीरी बयान लिख कर देता हूँ, लेकिन अगर 3 रोज़ के अंदर अंदर बाबा जानू के कातलों का सुराग ना मिला तो फिर शंकर को मेरे अताब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी, खवा उसके नतीजे में मुझे फांसी का फंदा ही क्यों नसीब ना हो। दिलावर खान ने फैसलाकुन लहजे में कहा और फिर तेजी से उठा और लंबे लंबे ढंग भरता मेरे दफ्तर से बाहर निकल गया। खान दिलावर के जाने के बाद भी बड़ी देर तक हशमत खान के केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता रहा। मुझे इस बात का यकीन था कि खान दिलावर जो कुछ कहकर मेरे दफ्तर में आया था वो उसे कर गुजरने की ताकत भी रखता है। मेरे पास कातिल को तलाश करने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। मैंने इंस्पेक्टर इकबाल को बुलाकर केस के नए इम्कानात और खान दिलावर की गुफ्तगू से आगाह किया और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसी रात खाने के बाद मैं जीप पर बैठकर तन्हा शंकर से मिलने चला गया। उस वक़्त रात के 10 बजे होंगे। शंकर ने मेरी जीप की आवाज़ पर तेज़ी से घर से निकलकर मेरा इस्तकबाल किया था, लेकिन उसके होंठों पर जो गलाजत मौजूद थी वो इस बात की निशानदही कर रही थी कि वह मेरे आने से पहले वो खाने में मसरूफ़ था। मुझे देखकर उसने हस्बे दस्तूर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर मुझे अंदर आने को कहा। ना जाने क्यों उसकी आंखों में नजर आने वाली चमक देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आमद शंकर के लिए गैर मतवक्का नहीं थी। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, मैंने जीप में बैठे बैठे कहा। तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। हुक्म कीजिए महाराज कि आपके सेवक को एक बार फिर अपनी सेवा का मौका ज़रूर देंगे। क्या मतलब? मेरा मन गवाही दे रहा था कि आप हशमत खान की मौत का खोज लगाने की खातिर मेरे दवारे अव्वल आए होंगे और मुझे ये भी यकीन है कि तुम गुमशुदा फाइल की तरह इस केस में भी मेरी मदद ज़रूर करोगे। सेवक आपके चरणों की धूल है सरकार, भला मैं और आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, ये कैसे हो सकता है? शंकर बदस्तूर मेरे करीब खड़े खड़े बोला। परंतु एक विनती मेरी भी है, आप मरने वाले के बालक को समझाएं कि वो ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करे। शंकर ने कदरे मैरी खेद लहजे में अपना माजी ज़मीन वादा करते हुए कहा। अब शंकर मट्टी का मादू भी नहीं है कि कल के छोकरे उसे मौत की धमकी देना शुरू कर दें। वो जज्बाती नौजवान है, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। बाप की मौत ने उसे दीवाना कर दिया है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं जानता हूँ सरकार कि वो मूर्ख मुझे दोषी समझ रहा है। उसने मुझे 2 रोज बाद जान से मार देने की सौगंध भी उठाई है। शंकर ने सरसराते आवाज में कहा। मैंने काली के नाम पर उसे क्षमा कर दिया है, वरना अगर मैं चाहूँ तो उसके बाप की तरह उसका क्रियाकर्म भी हो सकता है। जात का चमार जरूर हूँ सरकार, लेकिन पुरखों से जो कुछ सीखा है वो कम अज कम इस नौजवान छोकरे का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए बहुत काफ़ी है। शंकर एक तरह से मुझ पर अपनी कुव्वत का सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा था। ओम प्रकाश की फाइल के सिलसिले में उसकी ताकत का एक मुजाहरा देख चुका था, इसलिए मैंने बात को टालने की खातिर कहा, मेरी खातिर खान दिलावर की जज्बाती बातों को भूल जाओ। अगर आपकी इच्छा है तो सरकार। भूल गया, शंकर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी पुर इसरार थी। मैं इस वक्त हशमत खान की मौत के सिलसिले में तुमसे मदद लेने की खातिर आया हूँ। सेवक जानता है सरकार, उसने फिर हाथ जोड़कर जवाब दिया। फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला, हशमत खान को ही इसी जमीन के टुकड़े के कारण मारा गया है जिस पर जमुना ने अपना 3 पत्थर डाल रखा है। मुझे खबर थी कि जमुना का नाम आने के साथ साथ मेरा नाम भी जरूर आएगा, इसलिए कि मेरा और उसका बड़ा पुराना संबंध है। इसीलिए मैंने बड़े जिम्मेदार के मरने की खबर सुनते ही अपने जंतर मंतर और विद्या के जरिए इस दश्त का नाम मालूम कर लिया है जिसने एक तीर से 2 शिकार खेलने की कोशिश की है। क्या तुम कातिल का नाम और पता जानते हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। आप इस समय ना आते सरकार तो शंकर अपनी शक्ति के जोर से उस हरामी का क्रियाक्रम कर देता।
परंतु अब आप उसे सबूत समेत हथकड़ी पहना सकते हैं। शंकर का लहजा फिर महनी खेद हो गया। आपकी जय जयकार होगी तो आपका सेवक भी जरूर ख्याल रखेंगे। मैं आपको इस बात का भी विश्वास दिलाता हूँ कि जिसने कोड़ियाले नाग के जरिए हशमत खान को ठिकाने लगाया था, वो गिरफ्तार होने के बाद अपने संगी साथियों का नाम भी उंगल देगा। क्या नाम है उसका? मैंने तेजी से सवाल किया। मैं आपका सेवक हूँ महाराज, परंतु एक विनती मेरी भी है। वो क्या? आप पूर्णमासी की रात सेवक को उसके द्वार एक बार फिर दर्शन देंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैंने वादा करते हुए कहा। अब तो मुझे इस शख्स का नाम बताओ जिसने हशमत खान को मारा है। वो एक नहीं, दो है सरकार। शंकर बड़े मकरू अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। एक हत्यारे ने दूसरे की जेब गर्म की और दूसरे ने हशमत खान को किनारे लगा दिया। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। इस धरती का चक्कर भी मनुष्य को माया जाल में फंसा देता है, शंकर ने कहा। रूपनगर का छोटा तहसीलदार नहीं चाहता था कि झील किनारे वाली जमीन हशमत खान को मिले। वो इसका सौदा किसी और से तय कर रहा था। हशमत खान के दरमियान में आ जाने से उसके सपने पूरे नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने रामू की मुट्ठी गर्म कर दी और खेल खत्म हो गया। रामू कौन है? सपेरा है सरकार। शंकर ने उसके बारे में मुझे तफसील से आगाह करते हुए बड़े ठोस लहजे में जवाब दिया। उसने कोड़ियाले नाग से हशमत खान के शरीर को डसवाया था, फिर कानून को चक्कर देने और मुझे जाल में उलझाने के कारण वहां रबड़ का सांप छोड़ आया। तुम्हें इन बातों का इल्म किस तरह हुआ? उसी गंदे इल्म से सरकार, जो मैंने आपके पुरखों से सीखा है। वो बड़ी मैनी खेद मुस्कुराहट होंठों पर बखेरता हुआ बोला। मुझे बड़े झुकीलों से गुजरना पड़ा, बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ी है, जब जाकर घूर अंधियारों में झांकने की शक्ति प्राप्त की है। क्या तुम्हें इस बात का भी यकीन है कि रामू गिरफ्तारी के बाद अपने जुर्म का इकरार कर लेगा? अवश्य करेगा सरकार, शंकर ने पूरे एतमाद से कहा। नाग और पटारी भी उसकी झोंपड़ी में मौजूद। गर्म लोहे पर चोट लगे तो वो भी टेढ़े से सीधा हो जाता है। रामू किस खेत की मूली है? पुलिस की सख्ती उसे सब कुछ उगलने पर मजबूर कर देगी, परंतु आप खान दिलावर को समझा देना, शंकर के साथ पंजा लड़ाने का ध्यान अपने मन से निकाल दे, वरना उसे सारा जीवन पछताना पड़ेगा। शंकर की फराहम करदा मालूमात मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैंने जीप का इंजन स्टार्ट किया, फिर अचानक मेरे जहन में वो खून आलूद रुई उभर आई, जिसके जलाने के बाद उसने ओम प्रकाश वाली गुमशुदा फाइल का सुराग लगाया था। एक बात पूछूं शंकर, सच सच बताओगे? मैंने स्टीयरिंग पर हाथ जमाते हुए कहा। पूछो सरकार, ये सेवक आपके साथ कोई छल कपट नहीं करेगा। तुमने जिस रुई से चाक जलाया था, किसके खून से सुर्ख हुई थी? धीरे से काम लो महाराज, पूर्णमासी में अब दिन ही कितने बाकी रह गए हैं। शंकर ने न जाने क्यों बड़े इत्मीनान से सांस लेते हुए कहा। उस रोज मैं आपको बहुत सारी बातों से भी आगाह करूंगा, ये मेरा वचन है। मैं इस वक्त चौंका, बहुत जल्दी में था, इसलिए मैंने शंकर को ज्यादा कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। वो रात मेरे लिए बड़ी सब्र आजमा रात थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि शंकर ने मुझे मायूस नहीं किया था, बल्कि चलते चलते उसने इस बात की भी ताकीद कर दी थी कि मैं हशमत खान के केस में उसका नाम दरमियान में ना लाऊं। मैंने वो रात तकरीबन जाग कर गुजारी। दूसरी सुबह जो शोहरत मुझे मिलने वाली थी, उसके ख्याल ने ही मुझे बेहद मसरूर कर रखा था। मैंने रात ही को इंस्पेक्टर बदर इकबाल को फोन कर दिया था कि वह सुबह वक्त पर दफ्तर आ जाएं और पुलिस के अमले को तैयार रखें। चुनांचे जब सुबह को तैयार होकर दफ्तर पहुंचा तो बदर इकबाल पुलिस के मसला दस्ते के साथ बिल्कुल तैयार था और पूरी तरह चाको चुबंद नजर आ रहा था। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर कहा,